हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्वयं अकेडमी। आज हम आप लोगों के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर अभिप्रेरणा के बारे में डिस्कस करेंगे, जो मुख्य रूप से सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट और अन्य टीचिंग एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा एक ऐसी आंतरिक शक्ति, बल, जोश या जुनून होता है जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है या अग्रसर करता है। जैसे परीक्षा पास करने के लिए बच्चे जो शक्ति लगाते हैं। मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के मोवेयर और मोटम से बना है। तो इसको मोटिवेशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम ही हैं या फिर कोई भी बच्चा है जो एक अपना लक्ष्य निर्धारित करता है। जैसे कि मान लिया कि कोई बच्चा क्लास 10th में है और उसने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है कि हमें बोर्ड परीक्षा में 90 प्लस नंबर लेकर आना है। तो क्लास 10th में वो पढ़ रहा है और वो स्टार्टिंग किया क्लास 10th से, और 90% बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट तक जो कार्य वो करता है, और उस कार्य को करते रहने के लिए जो उसके अंदर आंतरिक रूप से शक्ति शक्ति उत्पन्न होती है या जुनून जो पैदा होता है उसके अंदर कि हमें 90% नंबर प्राप्त करना है। तो उस 90% नंबर को प्राप्त करने के लिए मतलब जो मेहनत करना है, उसके लिए जो उसके अंदर जुनून पैदा होता है, उसे ही हम मोटिवेशन कहते हैं। और मोटिवेशन लैटिन भाषा के दो शब्दों से बना है, एक मोवियर और एक मोटम। और अभिप्रेरणा जो होती है यह दो प्रकार की होती है। नंबर एक आंतरिक अभिप्रेरणा और नंबर दो बाह्य अभिप्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन। सो आइए देखते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा के बारे में। आंतरिक अभिप्रेरणा वह होती है जो मतलब कि किसी भी कार्य को करने के लिए अगर कोई व्यक्ति मतलब अपने अंदर से जो मतलब कि जो शक्तियां हैं उसके द्वारा मतलब जो उसको प्रत्यक्ष मतलब क्या कहते हैं नेचुरली प्रोवाइड की गई हैं, उसके द्वारा अगर वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करके मतलब कि जैसे उसको मान लिया कि टीचर बनना है, तो टीचर बनने के लिए जो अपने अंदर से जो उसके अंदर जो एक अभिप्रेरणा पैदा होती है, ठीक है, जो बिना किसी दूसरे के मोटिवेशन के द्वारा मतलब कोई उसको ये नहीं कहता है कि आपको टीचर बनना है, कोई किसी भी चीज़ का लालच नहीं देता है कि तुम टीचर बन जाओगे तो तुम्हें हम ये देंगे वो देंगे। वो खुद से ही सोचता है कि अगर मैं टीचर बनूंगा तो हमें अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, नंबर एक। और दूसरा वो सोचता है कि अगर हम टीचर बन गए तो हमारी समाज में एक अलग ही इमेज बनेगी और हम मतलब कि एक अच्छी पहचान हमारी बन जाएगी समाज में, लोग हमें इज्जत करेंगे। अगर ये चीज़ वो खुद से सोचकर और मेहनत करता है टीचर बनने के लिए और वह टीचर बन जाता है, तो इसे हम आंतरिक अप्रेरणा कहते हैं। बाह्य अप्रेरणा जो है इसमें ऐसा होता है कि अगर आपको टीचर बनना है और टीचर बनने के लिए लोग आपको मोटिवेट करें, ठीक है, लोग बराबर मोटिवेट कर रहे हैं, लोग ये भी बता रहे हैं कि आपको टीचर बनने के लिए किताबें पढ़नी है, ये है किताबें पढ़नी है, टेस्ट देना है और फिर उसका रिवीजन करना है, फिर उसका एनालिसिस करना है उस टेस्ट का। और ऐसे करते करते लोग लगातार आपको मोटिवेशन देते हैं और लालच भी देते हैं। जैसे कि आपको टीचर टीचर बनने के लिए आपने टेस्ट दिया और टेस्ट में आपके अच्छे नंबर आ गए, तो उसके लिए कोई गिफ्ट दिया आपको, मतलब आपके पेरेंट्स या कोई भी आपके रिलेटिव्स आपको बार बार उसके लिए प्रोत्साहित करते हैं और आपको गिफ्ट देते हैं और क्या कहते हैं कि प्रशंसा, या फिर किसी अगर ये काम नहीं किया तो उसके लिए दंड देते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ इंक्लूड होती हैं आपकी सफलता में, तो इसे हम एक्सटर्नल मोटिवेशन कहते हैं। फिर अब प्रेरणा के सिद्धांत देखते हैं। तो पहला इसके अब प्रेरणा के 6 सिद्धांत हैं। इसका पहला सिद्धांत है मैस्लोज हायरार्की नीड्स थ्योरी, मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी, आत्म प्रसिद्धि का सिद्धांत। तो ये जो पहला सिद्धांत है इसका प्रतिपादन अब्राहम एच मैस्ली ने 1968 से 1970 के बीच में किया था। सो आइए देखते हैं। मैस्लो के अनुसार हमारी 5 तरह की आवश्यकताएं होती हैं। नंबर एक दैहिक आवश्यकता, फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो इसमें ये होता है कि इसको हम फिजियोलॉजिकल नीड्स जो होती हैं इसी को हम बेसिक नीड्स भी अपनी बोलते हैं। जैसे कि मानव की बेसिक नीड्स जो होती हैं वही फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं। इसमें ऐसा होता है कि जो बेसिक नीड्स होती हैं हमारी, खाना, पानी, प्यास लगे तो हमें पानी चाहिए, भूख लगी है तो हमें खाना चाहिए, टाइम से सोना चाहिए, ये सारी बेसिक नीड्स में आती हैं। बेसिक नीड्स ऐसी होती हैं जैसे कि अगर हमें भूख लगी है तो हमारे सामने अगर कोई सोना ला के रख देगा तो हम सोना को रिजेक्ट कर देंगे, सोना को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम पहले हमारे सामने अगर खाना रखा है तो हम पहले खाना को मतलब प्राप्त करने की कोशिश करेंगे कि हमें खाना मिले, पहले हम अपनी भूख मिटाएंगे।
अगर आपको भूख के समय कोई करोड़ों रुपए दे देता है, सोना ला के रख देता है, चांदी ला के रख देता है, और अगर आपके भूख या प्यास लगी है तो आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो आपके लिए उस समय किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि आपको ये पता है कि अगर मैं ये सोना ले लूँगा तो इससे हमारी भूख नहीं मिटेगी, और ज़्यादा भूख लगने पर हमारी मौत भी हो सकती है। मतलब कि अगर लगातार हम भूखे रहे तो हम, मतलब ये हमारे लिए सोना किसी काम का नहीं है। अगर मैं मर गया तो ये सोना किसी काम का नहीं है। और अगर हमें भूख लगी और हमें खाना मिल गया तो मैं ज़िंदा रहूँगा, तो बिना सोने के भी मैं ज़िंदा रह सकता हूँ। तो आप मतलब कि करोड़ों की संपत्ति को रिजेक्ट कर देंगे अगर आप भूखे हैं तो। तो ये हमारी बेसिक नीड्स हैं। अगर हमारी जब बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है तब हमारी आगे की नीड्स होती है सुरक्षा की माँग, मतलब सेफ्टी नीड्स। तब हम सुरक्षा के लिए ढूँढते हैं कि हम अपने शरीर का इंश्योरेंस कराते हैं, अपनी शरीरों की चेकअप कराते हैं, नौकरी ढूँढते हैं, संसाधन ढूँढते हैं, घर बनवाते हैं, प्रॉपर्टी इकट्ठा करते हैं। ये सारी चीज़ें तब आती हैं जब हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं, और जब हमारी सुरक्षा की नीड्स पूरी हो जाती हैं, उसके बाद हम आत्मीयता की आवश्यकता, मतलब कि आत्मीयता की तरफ जाते हैं, बिलोंगिंग नीड्स। इसमें हम दोस्ती बनाते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, जीवन साथी ढूँढने का प्रयास करते हैं, और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत, ये सारी चीज़ों में हम इन्वॉल्व होते हैं। जब हमारी दैहिक आवश्यकता, मतलब बेसिक नीड्स और सेफ्टी नीड्स, ये सारी जब आवश्यकता पूरी हो जाती है, उसके बाद हम आत्मीयता की तरफ जाते हैं। ठीक है, जब ये मेरी आत्मीयता की नीड्स पूरी हो जाती हैं, तब हमारा मन कहता है कि भाई ये सब कुछ तो हमें प्राप्त हो गया, हमारे पास घर भी है, हमारे पास खाने को भी है, हमारे पास सुरक्षा की व्यवस्था है। तो हम क्या सोचते हैं कि हमारा समाज में एक स्टेटस हो, ठीक है? तो हम ना अपना स्टेटस बनाने कि लोग हमें सम्मान करेंगे, आत्मसम्मान के लिए हम कार्य करना स्टार्ट करते हैं। तो उसमें क्या देखते हैं कि हमको नौकरी होनी चाहिए, हमारे पास कई सारी मतलब संसाधन होने चाहिए, तो उनको इकट्ठा करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि माना हम टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो लगातार 2-3 साल से हम तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे पास नॉलेज भी खूब हो गया, ठीक है? और टाइम भी हमने काफ़ी ज़्यादा खर्चा कर दिया, लेकिन हमारी नौकरी नहीं लगी। तो हम जब गाँव पहुँचते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि आपकी नौकरी लगी कि नहीं अभी? ये सारी चीज़ें आपसे पूछते हैं। फिर कभी-कभी ये कहते हैं कि भाई अब कब तक आपकी नौकरी लग जाएगी? तो धीरे-धीरे आपको ये समझ में आने लगता है कि टीचर जो हम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे थे, वो नौकरी हमारे लिए आत्मसम्मान का विषय बन गया है। अगर मैं ये नौकरी नहीं प्राप्त करूँगा तो हमारे आत्मसम्मान पे आँच आएगी। तब आप और ज़्यादा मेहनत करते हैं और इस नौकरी को अपने आत्मसम्मान के लिए आप प्राप्त करते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद आता है आत्मसिद्धि की आवश्यकता, सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन। इसके अंतर्गत वो लोग आते हैं जैसे कि जो अपने बारे में कम सोचकर दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जैसे भगत सिंह जी को ले लीजिए। तो उन्होंने अपने बारे में ना सोचकर देश के बारे में सबसे ज़्यादा सोचा, और उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना बलिदान दे दिया। सो इसमें तो बहुत ही कम लोग आते हैं, जैसा कि देखे ही हैं कि मतलब दूसरों का भला सोचने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जिनका एग्जाम्पल अभी दिया गया। फिर नेक्स्ट है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। यह सिद्धांत मैकडूगल ने दिया था। यह सिद्धांत बहुत ही बड़ा है क्योंकि मूल प्रवृत्तियां ही 14 हैं। सो इसको मतलब बहुत ही बड़ा होने की वजह से इसको हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि अगर इसको भी इंक्लूड कर दे तो लगभग 1 घंटा का वीडियो हो जाता है। ठीक है, तो तीसरा देखते हैं उपलब्धि और प्रेरणा का सिद्धांत। थर्ड है जो अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। इसके प्रतिपादक जो थे वो डेविड मैक्लेलैंड थे, और इसमें होता है चुनौतीपूर्ण और कठिन कार्यों में संतोषजनक निपुणता प्राप्त करने की आशा ही उपलब्धि और प्रेरणा है। जैसे सरकारी नौकरी पाने के लिए मेहनत करना। जैसे आप ये जान लीजिए कि आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करना है, और ये तो आपको पता है कि सरकारी नौकरी प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन फिर भी आप कड़ी मेहनत करने के बाद आप अगर सरकारी नौकरी को प्राप्त करते हैं, मतलब कि आप संतोषजनक रिजल्ट दे रहे हैं कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी। मतलब कठिन परिस्थितियों, मतलब विपरीत परिस्थितियों में भी आप अगर पॉजिटिव, मतलब संतोषजनक निपुणता प्राप्त करने की आशा ही उपलब्धि है। मतलब कि अगर कठिन परिश्रम करके आप विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा काम करके दिखाते हैं, तो यही उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 4th नंबर अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत। इसका प्रतिपादन फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दिया था, और इसमें ऐसा होता है कि इसके अनुसार अगर बच्चा ले लें या कोई एस्पिरेंट ले लें, कुछ भी ले लें, अगर वो मेंटली और फिजिकली रूप से फिट है तो वह बच्चा इंटरेस्ट के साथ काम करेगा, लेकिन अगर वह अस्वस्थ है तो वह कार्य करने में असमर्थ होगा। जैसे कोई स्टूडेंट ही ले लेते हैं जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है,
अगर वो फिजिकली फिट है, ठीक है, अगर फिजिकली फिट है तब वो सबसे पहले, अगर वो फिजिकली फिट है तो जैसे कोचिंग जाना है उसको, अगर वो फिजिकली फिट होगा तो साइकिल या पैदल या जिससे भी जिस भी साधन से जाता है कोचिंग, तभी वो जाने में सफल होगा कोचिंग। अगर वो फिजिकली फिट नहीं है तो पहली बात तो कोचिंग ही नहीं पहुंच पाएगा। फिर दूसरी बात, कोचिंग में कम से कम 4 से 5 घंटे तो कम से कम उसको बैठना ही पड़ेगा। तो अगर वो फिजिकली फिट नहीं है तो वो वहाँ पे बैठ भी नहीं पाएगा, ठीक है। और फिर अब बात आती है मेंटली फिटिंग की, मेंटली फिटनेस की। अगर वो मेंटली फिट नहीं है तो सबसे पहले तो वो प्लान ही नहीं कर पाएगा कि हमें कोचिंग जाना है। फिर दूसरा, वहाँ पे अगर 4-5 घंटे बैठना है तो ऐसे तो बैठना नहीं है, वहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है उसको भी हमें अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है, मतलब कि उसको अपने अंदर समाहित करना है और फिर उसको क्या करना है, और अंदर उसके मतलब थॉट क्रिएट करना है उसके बारे में, फिर उसको मतलब कि समझने का प्रयास करना है और वो याद भी करना है। तो अगर हम फिजिकली मेंटली फिट नहीं है तो हम ना तो वहाँ पे बैठ पाएंगे और ना वहाँ पे समझ पाएंगे, मतलब कि वहाँ बैठना ही नहीं, हमें वहाँ पे कम से कम 4-5 घंटे अपने दिमाग के साथ उस चीज़ों को समझना है और एम्पलीफाई करना है, मतलब उनको और विस्तृत रूप में खोजने का प्रयास करना है जो हमें फैक्ट वहाँ पे बताए गए। तो अगर हम फिजिक मेंटली फिट नहीं है तो ये सारी चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे। सो यही अप्रेरणा स्वास्थ्य का सिद्धांत है। फिर नंबर 5 आता है प्रोत्साहन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनकरेजमेंट। इसके अंतर्गत इसका प्रतिपादन जो था बाउल्स एंड काफमैन ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी बाहरी उद्दीपक से प्रेरित होकर काम करता है। जैसे आपको पहले ही एग्जांपल मैंने दिया कि माना कि आपको सरकारी नौकरी की आप तैयारी मतलब सोच रहे हैं पाने को, लेकिन आप उसके लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए या कोई एग्जाम पास करने के लिए आपको आपके पेरेंट्स या आपके रिलेटिव के द्वारा क्या प्रोत्साहन दिया जाता है या फिर कोई गिफ्ट दिया जाता है या बार बार आपकी बड़ाई की जाती है, तब उसके बाद आप पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो इसे हम प्रोत्साहन का सिद्धांत कहते हैं, इसको मतलब प्रोत्साहन सिद्धांत के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है क्षेत्रीय सिद्धांत। इसका प्रतिपादन कुर्ट लेविन ने किया था। इसके अंतर्गत यह होता है कि आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उस क्षेत्र की स्थिति कैसी है, उसका एटमॉस्फेयर, उसका वहाँ के रहने वाले लोगों का कल्चर कैसा है, ये सारी चीज़ें आपके आचरण में मतलब इन्वॉल्व करती हैं। अगर आप जिस वातावरण में रह रहे हैं वैसा ही आपका नेचर होगा। जैसे एग्जांपल एक ले लेते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं वहाँ पर जो वहाँ के बच्चे हैं वो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, और आप काफ़ी लेबोरियस लड़के हैं, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा आप पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ के बच्चे जो हैं वो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। तो उस क्षेत्र का आपके ऊपर मतलब उस एरिया का आपके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि आप पढ़ने वाले तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपका रिजल्ट जो होगा, मतलब आप इनपुट तो काफ़ी ज़्यादा दे रहे हैं लेकिन आउटपुट आपका बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ माहौल ही नहीं है वहाँ पे कि आप कुछ अच्छा कर सकें। जैसे कि आप एग्जांपल ले लें कि एक रूम में आप रह रहे हैं और उसमें 2 लड़के हैं, जैसे आप रह रहे हैं और आपके एक रूम पार्टनर। आप कम से कम 10 घंटे पढ़ने वाले लड़के थे जब आप रूम में गए थे, लेकिन उस जो आपका रूम पार्टनर था वो 1 भी घंटे नहीं पढ़ता था और अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता था। तो धीरे-धीरे ह्यूमन का नेचर होता है कि हम किसी दूसरी चीज़ों को जल्दी, मतलब जो गलत चीज़ें होती हैं उनको बहुत ही जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, मतलब धीरे-धीरे एडॉप्ट करते हैं अपने अंदर। तो धीरे-धीरे ऐसा होगा कि हमारे पढ़ने का जो टाइम होगा वो भी 10 घंटे से धीरे-धीरे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ऐसे कर कर के घटता चला जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी 0 आवर्स हो जाएगा, हमारी भी पढ़ाई लगभग 0 आवर्स हो जाएगी, या फिर हम बहुत ही कम पढ़ रहे होंगे। मतलब जितना हम आए थे या आप आए थे, जितना स्टडी कर रहे थे उतना आप नहीं कर पाएंगे, उतना आप करने में सक्षम नहीं रहेंगे अगर आपका माहौल वैसा नहीं है। सो नेक्स्ट देखते हैं अभिप्रेरणा चक्र। इसका मतलब होता है मोटिवेशन साइकिल। मोटिवेशन साइकिल में ऐसा होता है कि इसमें देखते हैं कि हमें कोई भी लक्ष्य अगर प्राप्त करना है, ठीक है, अगर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है या हमें कोई लक्ष्य प्राप्त करना, मतलब मैंने कोई लक्ष्य अपना निर्धारित कर दिया, जैसे हमें टीचर बनना है, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें प्राइमरी टीचर बनना है, ठीक है। ये हमारी क्या है, आवश्यकता है, नीड है, मतलब ये मैंने लक्ष्य निर्धारित किया और ये मेरी नीड भी है कि हमें प्राइमरी टीचर बनना है। तो ये हमारी नीड हो गई। अगर ये हमारी नीड हमारे अंदर अगर जागृत होगी
कि हमें टीचर बनना है, तो हमारे अंदर क्या होगा, प्रबल प्रेरणा, ड्राइव होगी, मतलब कि उसके टीचर बनने के लिए हमारे अंदर प्रेरणा आएगी। अगर हम कोई चीज़ चाहेंगे, मतलब किसी चीज़ की अगर हमें आवश्यकता है, तो उसकी प्रेरणा हमारे अंदर आएगी, मतलब हमारे शरीर में वो चीज़ें नाचेंगी कि हाँ हमें टीचर बनना है, ठीक है, तो उसकी प्रेरणा आएगी। और जब हमारे अंदर उस चीज़ की प्रेरणा आती है, तो उसके उस प्रेरणा की वजह से हमारे अंदर उत्तेजना पैदा होगी कि भाई इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमें क्या कार्य करना है। और जब अगर उत्तेजना आती है तो हम क्या करेंगे, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर मतलब करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब जो हमारा गोल है प्राइमरी टीचर बनना, ठीक है, तो इस प्राइमरी टीचर को बनने के लिए हमें क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, हम उस बिहेवियर को अपने अंदर अडॉप्ट करेंगे। मतलब क्या क्या करना है, जैसे कि हमें प्राइमरी टीचर बनने के लिए हमें सारी किताबें पढ़नी है, मतलब अपना सिलेबस पूरा खत्म करना है, ठीक है, टेस्ट देना है, टेस्ट पेपर सॉल्व करना है, फिर उसका एनालिसिस करना है, फिर टेस्ट देना है, फिर एनालिसिस करना है। तो ऐसे ऐसे हम मतलब गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, मतलब मेरी जितनी सारी एक्टिविटीज होंगी वो सारी की सारी ऐसी होंगी कि प्राइमरी टीचर बनने में जो मतलब हमें हेल्प करें, वही सारी एक्टिविटीज हो जाएंगी हमारी 24 घंटे के लिए, ठीक है। मतलब जब तक हम टीचर बन नहीं जाते तब तक हमारी सारी की सारी एक्टिविटीज उसी रास्ते पर की ओर मुड़ जाएंगी जिस रास्ते से हमें प्राइमरी टीचर बनना है। तो अगर हम गोल डायरेक्टेड बिहेवियर पर लंबे समय तक चलते हैं तो हमें क्या होगा, अचीवमेंट होगा, मतलब हम प्राइमरी टीचर बन जाएंगे, ठीक है। और जब हम प्राइमरी टीचर बन जाएंगे तब हमारा इंटरेस्ट धीरे 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 करके कम होता चला जाएगा, मतलब रिडक्शन ऑफ अराउजल, जो हमारी उत्तेजना है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और हम पढ़ाई कम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अगर इसको हम फिर से देखते हैं, अगर हमें टीचर बनने की आवश्यकता है तो हमारे अंदर प्रबल प्रेरणा आएगी, प्रबल प्रेरणा अगर आती है तो हमारे अंदर उत्तेजना जागृत होगी, और उत्तेजना जब जागृत होगी तो हम गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, मतलब जो हमारा रास्ता होगा, जो हमारी एक्टिविटीज होंगी, सारी की सारी एक्टिविटीज हमें टीचर बनने के रास्ते की तरफ मोड़ देंगे, ठीक है। और फिर जब हम लगातार इसी क्षेत्र में, मतलब गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में अगर हम अपने आप को ढाल लेंगे तो धीरे धीरे करके हमें अचीवमेंट, मतलब कि हम प्राइमरी टीचर बन जाएंगे, और जब हम प्राइमरी टीचर बन जाएंगे तो धीरे धीरे करके हमारी उत्तेजना में कमी आएगी, ठीक। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर जो है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और जो हमारी ये हेडिंग छूट गई है उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक ये वीडियो देखिए आप लोग, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।